संविधान की क्लास में हम आज मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं कि मूल अधिकारों को किन आर्टिकलों में लिखा गया है। सबसे पहले चलते हैं हम मूल अधिकार किसे कहते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, ऐसे अधिकार जिनसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता हो उनको हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार वो अधिकार है जो संविधान के मूल भाग में लिखे हुए हैं। अब मूल अधिकार कौन कौन से हैं वो हम देखें यहाँ पर। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किए गए हैं। संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है? ब्रिटिश से आई हुई एक ऐसी अवधारणा जिसको मूल अधिकारों के बारे में संबोधित किया गया है और इसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ब्रिटिश सरकार में ब्रिटिश सम्राट ने सर्वप्रथम लोगों को कुछ अधिकारों के बारे में बताया। लोगों ने डिमांड की अधिकारों की और उन्होंने कुछ लोगों को अधिकार दिए जिनको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसी को हम समता का अधिकार भी कहते हैं। समानता का अधिकार। और ये संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उल्लेखित किया गया है। 14 से लेकर के 18 तक इसको उल्लेखित किया गया है। दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 21 तक, 19 से 22 तक। तीसरे नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो संविधान में आर्टिकल 23 व 24 में इसका प्रावधान किया गया है। अगले जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो है आर्टिकल अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, 25 से लेकर 28 तक उल्लेखित किया गया है। अगला जो अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और इसे संविधान में अनुच्छेद 29 व 30 में उल्लेखित किया गया है। इसके बाद नंबर आता है संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में अब मूल अधिकार नहीं रह गया है। संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करें कि मूल संविधान में कहाँ है
मूल अधिकार में इसकी स्थिति कहां थी? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में उल्लेखित किया गया था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है उसकी स्थिति कहां देखने को मिलती है? तो संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 क में संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार के हटने के बाद मूल अधिकारों में जो संख्या थी, मूल अधिकारों की जो संख्या 7 थी, अब वर्तमान में 07 मूल अधिकार रह गए हैं। लास्ट वाला जो मूल अधिकार हमें प्राप्त है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये अधिकार संविधान की आत्मा है। और इस आर्टिकल को हम संविधान के अनुच्छेद 32 में पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखने को मिलता है, और यही वो आर्टिकल है, यही वो अधिकार है जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि इस अधिकार को हटाने से मात्र से सारे अधिकार जो उपरोक्त बताए गए हैं वो सब मृत मान लिए जाते हैं, वो सब मृत मान लिए जाते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहा गया है, और आर्टिकल 32 के तहत उपरोक्त अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए आर्टिकल 32 के तहत वह रिट जाहिर करता है, रिट याचिका लगा सकता है। तो ये जो मूल अधिकार है, अब इसमें हम देखेंगे कि समानता के अधिकार में क्या उल्लेखित किया गया है। और इससे पहले हमने देखा कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जब मूल अधिकार लिखे गए हैं, तो हम 14 से समानता का अधिकार क्यों पढ़ते हैं? मूल अधिकारों में आर्टिकल 12 और 13 में क्या लिखा हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आर्टिकल 12 किससे संबंधित है और आर्टिकल 13 किससे संबंधित है। तो चलते हैं हम आगे। मूल अधिकारों में हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 को, कि अनुच्छेद 12 में संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 जो कि संविधान में राज्य की परिभाषा से संबंधित है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। क्या लिखा हुआ है इसमें? राज्य शब्द को परिभाषित किया है। राज्य शब्द को, राज्य शब्द को परिभाषित, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है। अब यहाँ पर हमें मूल अधिकारों की श्रृंखला में ये देखना है कि आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की क्या परिभाषा देता है। तो राज्य की परिभाषाओं को जब हम पढ़ते हैं तो राज्य की परिभाषाएं अलग अलग प्रकार की है। राज्य उसे भी कहते हैं जिसमें 4 तत्व होना आवश्यक है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। लेकिन मूल अधिकारों की श्रृंखलाओं में हम राज्य की परिभाषा कुछ और ही पढ़ने वाले हैं। को किसको कहेंगे राज्य? राज्य किसे कहेंगे? जैसे केंद्र सरकार, केंद्र सरकार एवं संसद,
केंद्र सरकार एवं संसद को हम राज्य कहते हैं। राज्य सरकार एवं विधानमंडल को हम राज्य कहते हैं। विधानमंडल को हम राज्य कहते हैं। इसके अलावा केंद्र व राज्य में समस्त पदाधिकारी, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं या दूसरे जो पदाधिकारी हैं जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कार्य करते हैं, वो सभी एम्प्लॉय या पदाधिकारी, केंद्र और राज्य में समस्त पदाधिकारी राज्य के अंतर्गत आएंगे। चौथे नंबर पे वो है जैसे निजी इकाइयां, जैसे कोई कंपनियां हैं, कोई संस्थाएं हैं, तो निजी इकाइयां या संस्थाएं जो राज्य के अंतर्गत कार्य करती है, उन संस्थाओं को भी हम राज्य कहते हैं। तो राज्य शब्द को आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 12 में क्यों परिभाषित किया गया है? क्योंकि मूल अधिकार जो है वो हमें राज्य के विरोध में प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार हमें राज्य के विरोध में प्राप्त होते हैं। तो राज्य कौन है, इसको परिभाषित किया गया है। तो इसमें राज्य को इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि इनके द्वारा यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल जो 32 है उसके माध्यम से जा सकते हैं, हम याचिका दायर कर सकते हैं। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा को संबोधित किया गया है कि ये सब राज्य है और ये सब यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो आर्टिकल 32 के माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आर्टिकल 13 देखते हैं कि संविधान में आर्टिकल 13 में क्या उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 13 में क्या उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 को हम आच्छादन का अधिकार भी कहते हैं। ये मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। और आर्टिकल 13 को यदि हम समझे तो इसे हम विधि की असंगतता ये हम देखते हैं यहाँ पर। और इसको हम दो भागों में बांटते हैं, विधि की असंगतता। एक वो विधि है जो गणतंत्र से पहले की है, संविधान को लागू करने से पहले की है, तो पूर्व की विधि, इसको हम पूर्व विधि कहते हैं। जो पहले से, जो हमारे देश में गणतंत्र बनने से पहले या संविधान लागू होने से पहले की जो विधि है जो चली आ रही है, और एक है मूल संविधान की विधि। एक है मूल संविधान की विधि। दो प्रकार की विधियां हैं, एक पूर्व विधि और एक मूल संविधान की विधि। यदि यह पूर्व में बनाई हुई जो विधियां हैं ये मूल अधिकार का हनन करती है, मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, तो ऐसे विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो ऐसी विधि को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसी विधि को समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब
संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां हैं और वो विधियां यदि मूल अधिकारों का हनन करती है तो ऐसी विधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। और इसीलिए इस आर्टिकल को, इस अधिकार को हम आच्छादन का अधिकार भी कहते हैं। इसीलिए इस अधिकार को हम आच्छादन का अधिकार भी कहते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से यदि हम समझे तो अर्थात मौलिक अधिकार, अक्षुण्ण है। मौलिक अधिकार अक्षुण्ण है। मौलिक अधिकार अक्षुण्ण है। कोई विधि कानून या अध्यादेश व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। कोई विधि, कानून या अध्यादेश व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसे कोई नहीं कर सकते। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम आच्छादन का अधिकार भी कहते हैं। आच्छादन का अधिकार भी कहते हैं। आच्छादन का अधिकार भी कहते हैं। यार मूल अधिकारों को ये जो अनुच्छेद है वह क्या करता है? कवर प्रदान करता है, मूल अधिकारों को एक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये इसे हम आच्छादन का अधिकार भी कहते हैं। आर्टिकल 13 को आच्छादन का अधिकार भी कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 को हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 विधि कानून, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। अब यहां पर मूल अधिकारों में आर्टिकल 14 में दो बातें कही गई है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। लिया कहां से गया है? विधि के समक्ष जो समानता है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। इंग्लैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, वहां से हमने ये लिया है, प्रभावित है। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है, जबकि विधि का समान
संरक्षण। दूसरी बात क्या है? विधि का समान संरक्षण। और ये जो है विधि का समान संरक्षण वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। तो विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, जबकि विधि का समान संरक्षण हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का अर्थ है विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि के समान सभी व्यक्ति क्या है? समान है। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलो ठीक है विद्यार्थियों, कल मिलते हैं इसी क्लास में, संविधान की क्लास में, और हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। नमस्कार।